ओके, तो देखो भाई प्यारे बच्चे पार्टी, हम लोगों ने क्या, मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग कुछ वो कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल में हमें हेल्प करने वाले हैं उनको हम करेंगे रिकॉर्ड और लाइव में करेंगे डाउट्स, ठीक है। तो आज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये एक इतना ज़रूरी चीज़ है। जब आप 10th से 11th में आते हो तो एक नई चीज़ का अटैक होता है, और वो अटैक किस चीज़ का होता है? वो अटैक होता है डायरेक्शन का, मींस वेक्टर का, क्योंकि हमें आदत पड़ी होती है 3 + 4 7, लेकिन वेक्टर हमें ये बोलना शुरू कर देता है कि देखो भाई 3 + 4 ऑलवेज 7 नहीं होता है, कभी कभी -1 भी आएगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन क्या है। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस पे। बात कैसे करेंगे? जैसे 10th में हमने पढ़ा कि कोई भी कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 3 और 4, हमने 10th में ये पढ़ा। अब देखना, हम ऐसे पढ़ते थे x और y, ये इसके कोऑर्डिनेट है पॉइंट P के 3, 4। इसका मीनिंग क्या है? हम 10 से ही शुरू करते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जब आप कोऑर्डिनेट x और y की बात करोगे और हमें इस पॉइंट P पर आना है, तो एक्स वाई के टर्म में जब चलने का जो रास्ता है, यू कैन मूव अलोंग ओनली एक्सिस पाथ। ध्यान से सुनना है, हम जब भी कोऑर्डिनेट पर जाएंगे, अपने टारगेट पॉइंट पर जाएंगे, तो आप चल के या तो एक्स पे चलोगे या आप वाई पर चलोगे, और अगर ज़रूरत पड़े तो जेड पर चलोगे। ऐसा नहीं करोगे कि सीधे यहाँ से जंप कर गए पी पे। इस कोऑर्डिनेट का मतलब है कि पहले हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। अब ये कौन सा पॉइंट है? इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। यानी ओरिजिन का मीनिंग क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन पॉइंट वेयर ऑल एक्सिस विल मीट, यानी जहाँ पर एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस आपस में मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो चलना हमेशा ओरिजिन से ही होगा। अब मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट में देखा 3 लिखा हुआ है, तो मैं पहले एक्स एक्सिस पे चलूंगा। मेरी मजबूरी है कि मैं डायरेक्ट जंप कर ही नहीं सकता। चलते चलते जब मैं यहाँ पहुँचा, सपोज मैंने 3 यूनिट चल लिया। कितना चला? 3 यूनिट। अब मुझे चलना है 4। अब मैं चलूंगा वाई एक्सिस के अलोंग, यानी मैं यहाँ से ये पहुँच गया। ये मैं कितना चला? 4 यूनिट। अब मुझे ये तो पता है कि 3 4 का एक्चुअल मीनिंग है पहले एक्स एक्सिस पे 3 चलो, फिर 4 पे y चलो और यहाँ पर पहुँच जाओ। फिर हमें ये देखना है कि मेरा डायरेक्ट डिस्टेंस क्या था। तो डायरेक्ट डिस्टेंस में क्या है? ये हमारा 3 है, ये 4 है। तो इसके लिए पाइथागोरस हमारी हेल्प कर देती है कि अगर मैं इसको r मानूं तो r इक्वल होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम 3² + 4², और ये हमें देगा 5 यूनिट। अब यहाँ पर एक चीज देखो, हमने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि ये वेक्टर है क्या है, मैंने सिर्फ बोला कि इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है। अब मैं इस पूरे 10th क्लास के कोऑर्डिनेट को वेक्टर में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम होना चाहिए? मालूम ये होना चाहिए कि एक टर्म हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या है? जैसा तुम पढ़ चुके हो कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वेक्टर ए, तो वेक्टर में 2 चीजें होती हैं। फर्स्ट होता है मैग्नीट्यूड और सेकंड होती है डायरेक्शन, फिर बनता है ये वेक्टर। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इस वेक्टर का ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने मैग्नीट्यूड तो लिख दिया बट डायरेक्शन अभी बचा हुआ है। तो उस डायरेक्शन के लिए हमें क्या पढ़ाया गया था कि आप एक एरो बनाओगे। एरो क्या करेगा? एरो डायरेक्शन बताएगा और ये वाली लेंथ मैग्नीट्यूड को बताएगी। तो मुझे मैग्नीट्यूड तो दिखाई दे रहा है पर ये एरो दिखाई नहीं दे रहा है। तो साइंटिस्टों ने बोला कि ऐसे एक एरो लगा दिया करो। अब रिप्रेजेंटेशन में ये ठीक नहीं लग रहा है, तो मैंने क्या करा, इसी ए को एक बार यहाँ पे फिर लिख दिया। पर बोला गया कि भाई इसको लिखने में ये ध्यान रखना, मान लो पहले इसका मैग्नीट्यूड 10 था, आपने यहाँ 10 लिख दिया, लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये 20 हो जाएगा। तो फिर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बदल गया।
मुझे यहाँ ए लिखना भी है, और लिखने से जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो इस वेक्टर पे फर्क भी ना पड़े। तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास एक ही रास्ता है कि अगर मैं इस पूरी वैल्यू का मैग्नीट्यूड 1 मानूं तो 1 लेने से बेनिफिट क्या होगा, अगर मैं इसको 1 लेता हूं यहाँ पे तो फायदा ये होगा कि इसमें आप जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी ये डायरेक्शन जरूर रिप्रेजेंट हो जाएगी। यही रीजन है कि डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर को यूनिट वेक्टर के नाम से हम जानते हैं। यूनिट वेक्टर यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मेरा टारगेट है कि अगर मैं इस यूनिट वेक्टर को सॉल्व करना चाहता हूं तो ये फॉर्मूला क्या बताएगा, ये बताएगा कि पहले ये जो वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे लिख दो। वेक्टर लिखे होने का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन जब मैं इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा यानी मैंने इसमें मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये बताएगा सिर्फ डायरेक्शन। मुझे चाहिए डायरेक्शन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर से किसी भी हाल में मैग्नीट्यूड को हटाना होगा। हटाने का एक ही रास्ता है, डिवाइड कर दो। तो अभी एक जनरल फॉर्मूला बना कि अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो पूरा वेक्टर लिखोगे और ये ए लिख दोगे। ये है हमारा, जैसे मैंने यहाँ बेसिक में पॉइंट 1 बताया, ये 2 बताया, और अब बस एक लास्ट पॉइंट हम और बात करेंगे जिसको वो 3 पॉइंट, और ये होता है पोजीशन वेक्टर। आई एम नॉट गोइंग टू teach in detail position vector. Would like to tell you only one thing, how you will represent position vector. Position vector में बस इतना याद रखना है कि जो हमारा टेल होगा, यानी जब भी टेल आएगा, टेल को हमेशा कहाँ से स्टार्ट कराना है, ओरिजिन से स्टार्ट कराना है। एरो को हमें कहाँ पर लेना होगा, एरो हम वहां ले जाएंगे जो हमारा टारगेट पॉइंट होगा। टारगेट पॉइंट मीन्स that particular point where you want to go, जहां जाना है, जिसके बारे में बताना है, जिसके बारे में जानना है, वो टारगेट पॉइंट होगा। मींस उस पे हम एरो लगाएंगे और चलेंगे यहां से। तो ये हमने 10th और 11th को अभी आपस में मिक्स किया, और ये ध्यान रखना है इस वीडियो के थ्रू तुम बेसिक पे पकड़ बनाओगे, और जब हम लोग लाइव 9 बजे रात को करेंगे तो वहां पे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका हम यूज करेंगे। ओके, अब देखते हैं और आगे। तो ये 3 बेसिक्स हो गए। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट 10th क्लास में क्या पर्पस था, उसको यूनिट वेक्टर में कैसे डाला गया। यहाँ पर एक ही चीज ध्यान रखना है, चलना हमेशा एक्सिस के अलोंग ही होगा, यू कांट मूव डायरेक्टली। चलो अब हम देखते हैं इसको। अब 11th की फिजिक्स में स्लोली एंट्री करते हैं। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे फिर से एक कोऑर्डिनेट लिख दिया 3,4 यहाँ पे लिखा हुआ है। उससे पहले एक छोटा सा बेसिक कि जो हमारे एक्सिस होते हैं, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्सिस में एक चीज और बेटा ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होगा। अगर मैं ऐसे बना दूं, ये मेरा एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे मेरा वाई एक्सिस होगा, और बोर्ड ये जेड एक्सिस जो यहाँ देख रहे हो ना, ये बोर्ड के अंदर है या ये बोर्ड के बाहर है। ये ऐसे नहीं है, मतलब या तो अंदर लोगे या बाहर लोगे। दूसरी चीज, एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल हो ये जरूरी नहीं, ये अपनी चॉइस पर है। मैं अगर ऐसे बना दूं एक्स, ऐसे बना दूं वाई, तो ये जो जेड है मान लो वो इनटू द पेज है। बस याद ये रखना है कि एक्सिस के बीच का एंगल हमेशा 90 होना चाहिए, चाहे जैसे घुमाते रहो, पर तीनों एक्सिस आपस में 90 एंगल पर होने चाहिए। दूसरी चीज, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का रोल क्या है, सिर्फ डायरेक्शन बताना। तो साइंटिस्टों ने ये रूल बनाया कि जब आप एक्स की डायरेक्शन बताना चाहते हो तो सिर्फ आई कैप लिख देना। तो आई कैप जब आप लिख दोगे तो पढ़ने वाला ये समझ जाएगा कि आप जो बातें कर रहे हो, चलने की, वेलोसिटी की, फोर्स की, यानी डायरेक्शन की, तो वो एक्स के अलोंग होगी। अगर और वाई हमेशा जेब से लिखा जाएगा और जेड को के कैप से लिखा जाएगा। तो ये है डायरेक्शन बताने का रूल।
कि यूनिट वेक्टर के फिक्स सिंबल हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, कोऑर्डिनेट लिया। अब देखना कितनी इजीली आप सारी चीजें करोगे। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। किसी ने बोला कि कोऑर्डिनेट है 3 4, इसका मीनिंग क्या है? अब मेरा दिमाग काम किया कि भाई ये मेरा टारगेट पॉइंट है P, मुझे यहाँ जाना है, तो मैं x के अलोंग जा सकता हूँ, y के अलोंग जा सकता हूँ और z के अलोंग जा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं 3 चला। कितने यूनिट चला? 3। किस पर? x पर। ये बोल रहा है कि अब आप 4 चलिए, यानी 4 चलिए, बट चलिए y के अलोंग। तो अब मैं चला ऐसे 4। कितना चला? 4। यहाँ पे मैं 4 चल गया। अब मुझे इसको डायरेक्शन बताना है, तो कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर x में चलाना आई कैप लिख दो, ये y में चलाना तो जे कैप लिख दो। अब जिस चीज को हम पाइथागोरस से डिस्टेंस बोलते थे, ये वेक्टर बोलने लगा पोजीशन वेक्टर बनाओ। टर्मिनोलॉजी को अंदर लेने की कोशिश करो। अब मैंने बोला कि अगर मैं इसकी पोजीशन बताना चाह रहा हूं, तो मुझे ये बताओ ये पोजीशन मिली कैसे? मिली, सबसे पहले मुझे 3 जाना पड़ा, आई कैप। अब देखिए इसको बड़े आराम से समझ सकते हो। ये टर्म ये कह रहा है कि मैंने मैग्नीट्यूड कवर किया है 3 और मैंने डायरेक्शन ली है आई कैप। आई कैप से जुड़ा हुआ लिंक तुम्हारे पास है एक्स के अलोंग। अगली बार जब मैं चला तो मैं 4 यूनिट चला मैग्नीट्यूड में, बट मेरी डायरेक्शन क्या थी? पता चला जे के अलोंग, तो मैंने ऐसे लिख दी। अब इन दोनों ने जब मिलके एफर्ट लगाया, यानी प्लस किया, तो जाके हमें पोजीशन मिली। अब मैं पोजीशन कैसे बनाऊं? जहां मेरा ओरिजिन है वहां टेल होगा, जो मेरा टारगेट पॉइंट है वो एरो होगा। मैंने ऐसे बना दिया। अब ये डायरेक्शन क्लियर है, तो अब मैं इसको लिखूंगा आर लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं तो डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो मुझे पूरा वेक्टर लिखना है। ये पूरा वेक्टर आपको मिला कैसे? जब आप 3 चले, 4 चले, तो यहाँ पे लिख दोगे आर। अब देखिए ये फॉर्मूला बन के आ गया ना, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर लिखने का अंदर जो फीलिंग है वो ये है कि ये बार बार हमसे कह रहा है कि भाई मैं डायरेक्शन भी रखता हूँ, मैं मैग्नीट्यूड भी रखता हूँ, और मेरा जो वजूद है, मेरा जो वैल्यू है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि जब मुझे पाना चाहोगे, यानी आर बोल रहा है तुमसे, तो आप पहले 3 चलिए एक्स के अलोंग, 4 चलिए जे के अलोंग। दोनों को मैग्नीट्यूड, देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों मिलाओगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा, और मुझे तुम बोल सकते हो पोजीशन वेक्टर। ये था। अब जैसे मान लो किसी ने लिख दिया -2 और -4। अब ये कोऑर्डिनेट कहीं लिखा हुआ है। ये जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, देखना बच्चे कितनी स्पीड में तुम जाओगे। अरे क्या दिक्कत है? लो, मैंने यहाँ पे सबसे पहले ओरिजिन बना दिया। z एक्सिस में ले नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट 2 लिए हुए हैं। अब देखना, अच्छा ये कह रहा है माइनस, तो 10th में पढ़ाया जाता है कि ये -x होगा और ये वाली -y होगी। तो इसका मतलब है 2 मुझे x के नेगेटिव में चलना होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चलोगे आप एक्सिस पर ही। तो मैं यहाँ तक चला, तो ये मैं 2 चल गया। अब किधर चला? आई कैप किस लिए आया? आई कैप सिर्फ ये बता रहा है कि एक्स में चले हो, माइनस लगा दो। माइनस ये बताएगा कि ओरिजिन के लेफ्ट में चले हो। अब मुझे जाना होगा वाई एक्सिस पे। कितना जाना होगा? तो पता लगा -4, तो मैं यहाँ पहुँच गया ना। अगर मुझे पोजीशन वेक्टर बनाना है तो मैं फिर एरो खींचूंगा, टेल को रखूंगा ओरिजिन पर, एरो को रखूंगा टारगेट पॉइंट पे। अब पोजीशन वेक्टर क्या होगा? मैं एक्स पर चला -2y, मैं y पे चला -4j। आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर। अब मान लो मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो सभी बच्चों को पता है कैसे निकालते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देखिए आ गया ना 5 यूनिट, इजिली आ गया। अब आपको अब इसका मैग्नीट्यूड भी पता है, इसका वेक्टर भी पता है। अब मान लो मुझे डायरेक्शन बतानी होती, तो डायरेक्शन क्या होती? ये देखिए एक्स एक्सिस से थीटा, तो मैं अगर tan थीटा निकालना चाहूँ तो देखिए क्या होगा? ये कितना है 4 और ये कितना है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 4/3। अब ये 4/3 कभी कभी बहुत परेशान करेगा, क्या करूँ? तो एक ट्राइंगल भी याद रखना है, वो ये ट्राइंगल है। ये एंगल होता है 30 डिग्री 37 और ये है 53। यहाँ पर लिख लो 4, यहाँ पे लिखो 3 और ये लिखो 5।
अब ये हमेशा याद दिलाता रहेगा कि अगर मुझे एंगल निकालने हैं तो 4 3 5। अब मैंने यहाँ पे देखा क्या 10 की वैल्यू 3/4 से सेट हो रही है? नहीं हो रही है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो थीटा इक्वल ऐसी सिचुएशन में 10 इनवर्स 4/3 लिख के छोड़ सकते हो। लेकिन अगर सोचो ये 3/4 आ जाता तो 3/4 किसका वैल्यू होता? 37 का। अब ये तो हमने एक किया, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो क्या समझ में आया हमें इतनी देर में? हमें ये समझ आया कि हम पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं, नंबर 2 मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बताएंगे, और अगर मैं इसमें पूछूं बताओ भाई यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो पता है इस पूरे वेक्टर को लिखना है, फिर इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है और यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो दैट वाज द लेवल नंबर 1। ये था हमारा इसकी यूनिट वेक्टर के अंदर आने की पहली सीढ़ी। अब चलते हैं इसको थोड़ा लेवल चेंज करते हैं, तो देखते हैं। अब देखो इसमें करना क्या है, प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मैं एक क्यूब बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा देगा इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर का। मैंने यहाँ पर एक क्यूब बनाया, ये देखिए, ये है इधर और ये रहा। अगर मैं ये कंसीडर करूं कि क्यूब का जो हर एक साइड है उसका वैल्यू है a, ठीक। अब मैं यहां पर ले रहा हूं ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? जहां पर तीनों एक्सिस आपस में मिलते हैं या ज्वाइन करते हैं। अब देखना, मैंने यहां पर लिया x है, ये y है और यहां पर ये z है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं हर एक पॉइंट, जैसे इसको मैं कंसीडर करूं कि ये पॉइंट 1 है, दिस इज पॉइंट नंबर 2, अगर इसको मैं 3 मानूं, इसको 4 और इसको 5, यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 6 है और ये 7 है और ये 8 है। टोटल हमारे पास कॉर्नर हो गए 8। मुझे क्या करना है, मान लो आगे जब फिजिक्स आगे बढ़ेगी तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। मुझे पोजीशन वेक्टर की ज़रूरत पड़ गई, मुझे इसके यूनिट वेक्टर की ज़रूरत पड़ गई, या हो सकता है कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ गई। तो क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले मैं 1 के कोऑर्डिनेट बनाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना है। अब मुझे ये बताओ, इस 1 मेरा ये जो 1 है ये टारगेट पॉइंट है, मुझे इस 1 पर आना है, तो मैं x के अलोंग कितना डिस्टेंस चलूं कि मैं 1 पर आ जाऊं? तो आंसर है यहीं से चलना है, यहीं जाना है। तो भाई चलने की जरूरत क्या है? कोई बेवकूफ ही होगा जो यहाँ बोलेगा मैं चला। तो अब बोलो कितना लिखूं? x पे चलूंगा 0, y पे चलूंगा 0 और z पे चलूंगा 0। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 0। मुझे अब जाना है 1। अपने माइंड में रिपीट करो, मेरा टारगेट पॉइंट है 1, चल मैं ओरिजिन से ही सकता हूँ। और एक और कंडीशन है कि मुझे एक्सिस पाथ के अलोंग ही चलने की आज़ादी है। कोरोना वाला लॉकडाउन चल रहा है तो क्या परमिशन दी गई है कि केवल एक्सिस पर ही चलोगे, बस यहाँ मास्क मत लगाना। अब देखो 1 से 2 जाओगे, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कितनी डिस्टेंस चले भाई? ए साइड है तो ए चलूंगा। अब मैंने पूछा कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका तो हमें पता है, जो हमने 10th में पढ़ा था, x y z। बोलो x में कितना चले? तो आंसर आया a। इस टारगेट पॉइंट पर आने के लिए y एक्सिस में कितना चले? कुछ भी नहीं, क्योंकि हम पहुंच गए। तो ये हो गया 0। z के में कितना चले? ये भी हो गया 0। तो बोलो हमारे कोऑर्डिनेट क्या बन गए? 2 पॉइंट के a, 0, 0। ठीक। अब मुझे जाना है पॉइंट नंबर 3 के पास। चलिए भाई, स्टार्ट ओरिजिन से ही करना है, लॉकडाउन के रूल को फॉलो करना है। क्या रूल है भाई? एक्सिस पाथ के अलोंग ही चलोगे, जाना है 3। तो मैं पहले चलूंगा 1 से 2। 1 से 2 मतलब x के अलोंग, क्योंकि कोऑर्डिनेट लिखने का रूल है x, y और z। तो x में कितना चला भाई? a। मुझे जाना था 3 के पास, ये देखिए ये जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग में जा रहा हूँ। तो y में कितना चला? a। 3 पॉइंट मुझे मिल गया। क्या आगे जाना है? नहीं जाना है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गए? a, a 0।
अब मैंने टारगेट किया कि मुझे पॉइंट नंबर 4 का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अब पॉइंट नंबर 4 के अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूं तो मुझे क्या करना है, देखिए ऊपर मैं यहां लिख रहा हूं इस जगह। कैसे लिखा जाता है, एक्स वाई जेड। टारगेट है आपका 4 पे जाना। ध्यान से सुनना, चलोगे आप ओरिजिन से ही, पहले जाओगे। क्या मुझे कोई डायरेक्ट रास्ता दिखाई दे रहा है? कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे सोच सकते हैं, अरे मैं इतना लफड़ा क्यों करूं, मैं तो 1 से सीधे 4 पे जाऊंगा। नहीं जा सकते, लॉकडाउन है ना। रूल क्या है, एक्सिस पाथ पर ही चल सकते हो। क्या यहाँ पे कोई एक्सिस पाथ है? नहीं। तो रास्ता ये है कि 1 से शुरू करो, 1 से पहुंचोगे 2 के पास, तो ट्रेवल कर जाओगे ए डिस्टेंस। फिर 2 से चलोगे 3 के पास, ट्रेवल करोगे ए डिस्टेंस। अब देखिए 3 से 4 आना है तो ये रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। ये क्यों? क्योंकि इसको ध्यान से देखो, ये एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों आपस में पैरेलल दिखाई देंगे। तो जेड पर मैं कितना चला, ए, तो यहाँ कोऑर्डिनेट हो गए ए। अब मैंने 4 के बना लिए। अब मुझे आना है 5 के पास। चलिए 5 पर आते हैं। अब 5 पर जाना है तो सिंपल, चलूंगा मैं ओरिजिन से, पहले जाऊंगा 1 से 2, क्योंकि डायरेक्ट में जा नहीं सकता। 1 से 2 कितना चलोगे, एक्स के अलोंग ए। अब देखिए ये रास्ता होगा आने का, ये तो 1 से 5 पर आने के लिए मैं जा रहा हूं जेड एक्सिस के अलोंग, यानी y पर मैं चला ही नहीं, y तो ऊपर है। तो y हो गया 0 और z हो गया a, तो ये 5 के कोऑर्डिनेट हो गए। अब मुझे निकालना है इस पॉइंट 6 के कोऑर्डिनेट। तो रूल वही है, x y z। चलिए इस पर आने के लिए बड़ी अच्छी गुड न्यूज है, मेरा टारगेट है 6 को टच करना। चल मैं 1 से सकता हूं और बाई लक मुझे सीधा एक रास्ता दिखाई दे रहा है और जो मुझे 6 पर लेके जा रहा है, और वो भी एक्सिस पाथ पर दे रहा है। ये तो बहुत बढ़िया न्यूज है। तो क्या x में चलोगे? बिल्कुल नहीं। y में चलोगे? बिल्कुल नहीं, यानी 0। z में कितना? अरे जितनी साइड है क्यूब की, यानी a। तो ये 6 के कोऑर्डिनेट हो गए। अब मैं पहुंचा 7 के पास। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड हो रहा होगा इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान रखना तुम बच्चा पार्टी। तो 7 नंबर, 7 में फिर वही x y z, ये लो। अब मुझे 7 पर आना है, चलूंगा मैं 1 से। अभी कुछ बच्चे सोचेंगे 1 से जाऊंगा 2 पे, 2 से जाऊंगा 3 पे, 3 से जाऊंगा 8 पर। अरे क्यों जाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैं 1 से 8 पर जाऊं तो मुझे y एक्सिस का पाथ मिल रहा है कि नहीं? तो मैं सीधा जाऊंगा 1 से 8, लेकिन x में मैं बिल्कुल भी नहीं चला, मतलब मैंने x का लिख दिया 0, y पर मैं चला a। मुझे जाना है 7 पर, ये रास्ता देखिए दिखाई दे रहा है। तो 8 to 7 आने के लिए z के अलोंग चलना पड़ रहा है ना, तो यहाँ लिख देना a। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बन के आया 0 a a। अब मेरा कौन सा पॉइंट बचा हुआ है भाई? बस एक और बचा हुआ है, और वो है 8 वाला पॉइंट। तो 8 पॉइंट पे जाना तो बहुत आसान दिखाई दे रहा है। ये यहां से मैं चल सकता हूं, सीधा रास्ता है जो मुझे 8 पर लेके जाएगा, यानी x होगा 0, y होगा a और z होगा 0। अब देखिए मैंने सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाले। अब बताओ, मान लो फिजिक्स में अभी रोटेशनल मोशन करोगे, स्लाइडर के क्वेश्चंस करोगे, मैग्नेट में जाओगे, जरूरत पड़ेगी कि पोजीशन वेक्टर बनाओ फटाफट, सर लोग बोलेंगे। अब बताइए, मुझे पॉइंट नंबर 2 का पोजीशन वेक्टर बनाना है। यहाँ पर देखिए r इक्वल, ये आपको शोर मचा के कह रहा है अरे भाई पढ़ने में जरा दिमाग लगाओ। ये आपको शोर मचा रहा है कि इस टारगेट पर मुझे आना था 1, तो बताइए टेल कहाँ होगा? 1 पर। एरो कहाँ लगाओगे? अपने टारगेट पॉइंट 1 पे। हो गया पोजीशन वेक्टर 0 से 1 की तरफ। कहाँ जाना है? तो 0 से चलोगे 1 की तरफ। अब बताओ, यहाँ तक आने के लिए तुमने x के अलोंग कितना चला? a लिख दिया। अब ये तो मैग्नीट्यूड लिखा ना, ये जो चले थे डायरेक्शन कौन थी? तो फिर आ जाएगा यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस कि भाई x में चलने के लिए i कैप लगाओ, y में कितना चले? 0, तो 0 भी वेक्टर होता है तो लिखना पड़ेगा 0 j कैप। k में कितना चले? 0 k कैप। कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर जब ये वैल्यू 0 है तो मैं लिखूं क्यों? अरे भाई मुझे ये बताओ, अगर मैं 0 नहीं लिखूं, सपोज मैंने 0 नहीं लिखा,
सिर्फ इतना लिख दिया ए आई कैप बस, बोला 0 है मैं क्यों लिखूं। तो मान लो कॉपी तुमने लिख दी और उसमें लिख दिया ए आई कैप और R2 का है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, R2, ठीक है। मान लो 10 साल बाद तुम लोगों की आने वाली पीढ़ी ने तुम्हारी कॉपी उठाई और बोली मेरे दादाजी ना वेक्टर लिख के गए थे, जरा मैं पढ़ता हूँ। तो उसमें लिखा हुआ था, डायग्राम नहीं बना था, सिर्फ ये लिखा था R2 इक्वल ए आई कैप। अब वो सर पकड़ के बैठा है कि आगे का लिखना भूल गए, या आगे का पेज फट गया, या आगे का पता नहीं क्या था। मतलब ये पूरी तरह सर्टेन नहीं है कि आगे होगा या नहीं होगा, लेकिन जब हम 0 लिख देते हैं तो ये क्लियर है कि x में चलेगा a, y में चलेगा ही नहीं और z में जाएगा 0। इसी टाइप से अगर मैं 3 का पोजीशन वेक्टर बनाना चाहूं तो देखिए अब स्पीड बना लो, a किसके अलोंग, i के अलोंग, a किसके अलोंग, j के अलोंग और 0 k के अलोंग। आ गया पॉइंट नंबर 3 का पोजीशन वेक्टर। रेंडमली अगर मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 का पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो x में कितना 0, y में कितना a j कैप और z में कितना a k कैप। अब हम किसी का भी पोजीशन वेक्टर बना सकते हो। अगर पोजीशन वेक्टर बन गया, जैसे ये 3 का है, मैंने पूछा भाई मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इजीली बता सकते हो a स्क्वायर 0 यानी √2a, लो आ गया। अब किसी ने पूछा यूनिट वेक्टर बताइए इसका। मान लो मैंने ये वेक्टर लिखा पॉइंट नंबर 7, मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, ये 0 है स्क्वायर, ये a है स्क्वायर, ये भी a है स्क्वायर, कितना हुआ भाई √2a। मुझे इसका बताना है R7 का यूनिट वेक्टर, तो पहले मैं लिखूंगा पूरा वेक्टर यानी 0 i कैप a j कैप और a k कैप और इसको डिवाइड कर दूंगा √2a से। मुझे मैग्नीट्यूड ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में क्या रहने वाला है, सिर्फ j कैप। चलो ये तो R7 का मैग्नीट्यूड हो गया। अब मुझे जाना है इसके यूनिट वेक्टर पे R7, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, कंप्लीट वेक्टर यानी 0 i कैप a j कैप और a k कैप, डिवाइड करोगे √2a से। बट यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए, तो a को कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल कर सकते हो और फाइनली आएगा i कैप j कैप एंड √2। i यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, बट प्लस k कैप और होगा, यानी फाइनल आंसर होगा j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाई √2। तो ये था हमने किस तरह से कोऑर्डिनेट बनाए और फट से बना। अब एक और एग्जांपल लेंगे जिससे इसी क्वेश्चन को, इसी टाइप का मतलब कितनी कम स्पीड में कर सकते हो। तो यहाँ तक आने के लिए हमने क्या क्या देखा। नंबर 1 कोऑर्डिनेट का मीनिंग 10th में क्या था, उसको यूनिट वेक्टर की हेल्प से पोजीशन वेक्टर में कैसे चेंज किया गया। फिर हमने कोऑर्डिनेट बनाने का मेथड जाना और वहां से डायरेक्शन निकालना पता हो गया। अब देखिए जब क्लास 11th में आओगे तो ये सारी चीजें टाइम कैसे सेव करेंगी। सपोज मेरे पास क्यूबॉइड है कुछ इस टाइप का, अब ये क्यूब नहीं है, तो अगर मैं इसमें कंसीडर करूं कि ये वाली जो ओरिजिन है और यहाँ पर हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। सपोज मैं ये बोलता हूँ कि जो पॉइंट नंबर 1 ओरिजिन को लिया, ये वाली साइड है 2 मीटर इधर से, और इस 1 से 2 तक अलोंग x एक्सिस ये वाली साइड है 4 मीटर, और 2 से 3 यानी y एक्सिस के अलोंग अगर ये वाली साइड 5 मीटर है। अब रेंडमली अगर ये पॉइंट 2 है, ये 3 है, ये नंबर 4, 5, 6, 7, 8, मैं ये मानता हूं कि मुझे पॉइंट नंबर 4 का किसी भी न्यूमेरिकल में इन फ्यूचर कभी भी 4 का पोजीशन वेक्टर जानना है।
तो देखिए कितनी स्पीड में, यानी आपका टारगेट पॉइंट कौन सा है, आंसर मिला 4। टेल कहाँ होना चाहिए, ओरिजिन पे, ओरिजिन से मैं चला और यहाँ पे मैंने एरो बना दिया। एरो हमेशा टारगेट पॉइंट पर ही होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा आर पॉइंट नंबर 4 का पोजीशन वेक्टर। अब देखिए कितनी स्पीड में, मुझे यहाँ पर जाना है, डायरेक्ट पाथ में चल नहीं सकता, मैं या तो x के हेल्प से जाऊं, या मैं y के हेल्प से जाऊं, या मैं z की हेल्प से जाऊं। तो मुझे पहले 1 से यहाँ से ट्रेवल करना होगा, मैं पहुंचूंगा पॉइंट नंबर 2 के पास, यानी x के अलोंग चलूंगा 1 से 2 कितना 4, तो यहाँ लिखना होगा 4 मीटर। फिर मैं जाऊंगा 2 से 3 के पास, किस एक्सिस के अलोंग मैं जा रहा हूं, क्योंकि आपको जो पाथ लेना है वो एक्सिस के अलोंग ही लेना है, यानी 5, तो मैं y के अलोंग चला 5, मुझे आना है 4 पर, तो मैं अब 3 से 4 की तरफ आऊंगा। ये है x एक्सिस, सॉरी z के अलोंग, z के अलोंग कितना लिया हुआ है 2, तो यहाँ पर आएगा 2। अब देखिए कितनी स्पीड में, अगर हमें यहाँ पे लिखना था R4 का पोजीशन वेक्टर, मैं x पर चला 4, y पर चला 5 और z पर चला 2, कोई कैसे माने कि आप x पर ही चले हो, तो उसके लिए हमें साइंटिस्टों ने क्या दिया हुआ है, आई कैप ऐड करो। अब ये आई कैप यहाँ आते ही ये शोर मचाएगा कि ये मैग्नीट्यूड 4 जो ट्रेवल हुआ वो x एक्सिस के अलोंग हुआ, तो यहाँ पे प्लस करिए, इसी टाइप से ये y के लिए और इसी टाइप से ये k के लिए। देखिए आ गया पोजीशन वेक्टर, मैं इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व कर सकता हूँ, यस। क्या हम लोग इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, यस। तो किसी भी पॉइंट का कितना टाइम बचेगा, जैसे मान लीजिए मुझे 5 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना है, अब मिस्टेक ना हो तो फिर वही ओरिजिन से मुझे चलना है नंबर 1, तो मैं 1 से 3 जाऊंगा, यानी x पर चलूंगा, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस 4, तो ये 4 होगा। फिर मैं 2 से 5 पर आऊंगा, चेक करूंगा ये कौन सी एक्सिस के अलोंग आ रहा हूं, पता लगा z, तो मुझे यहाँ y पे 0 करना होगा और z पर कितना 2 से 5, यानी 2 z पर कितना डिस्टेंस है 2 मीटर, तो यहाँ लिखोगे 2। कोई कैसे माने आप x पे चले हो, तो यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस फिर आ गया, यहाँ पर आई कैप कर लो, ये बताएगा x के अलोंग, ये बताएगा j के अलोंग और ये बताएगा k के अलोंग। अब ये इक्वेशन क्या एक्सप्लेन कर रही है, ये एक्सप्लेन ये कर रही है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या हम लोग 5 पॉइंट को टारगेट मानते हुए 1 से जब आए तो हमें 4 यूनिट चलना पड़ा x के अलोंग, 0 यूनिट चलना पड़ा y के अलोंग और 2 यूनिट चलना पड़ा k के अलोंग। पोजीशन वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करना है तो कहाँ पर होगा, रूल वही है, टेल होना चाहिए ओरिजिन पर, एरो होना चाहिए टारगेट पॉइंट पर, यानी ये, तो ये वैल्यू जो यहाँ पर दिखाई दे रही है ये होगी R5। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड सॉल्व करूं, कर सकता हूं, आंसर होगा यस। क्या इसका यूनिट वेक्टर बनाया जा सकता है, यस। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर यहाँ पे। अब इसका एक एग्जांपल और लेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक और अच्छा इंपॉर्टेंस है अगर यूनिट वेक्टर का यूज करना, क्योंकि वेक्टर तो वैसे भी फिजिक्स का बैकबोन ही होता है, अगर इससे हेल्प लो तो देखिए कैसे होगा। मान लो हमें यहां पर एक एग्जांपल लेना है कि सपोज एक कार है ए और इस कार का वेलोसिटी दिया हुआ है 8i कैप प्लस 6j कैप मीटर पर सेकेंड। एक दूसरी कार है जो इसके पैरेलल चल रही है, मतलब इसमें मैं ये बोल रहा हूं कि इफ यू हैव 2 कार्स बोथ आर मूविंग पैरेलल विथ ईच अदर। मेरे इस पॉइंट पर स्ट्रेस देना है आपको, किस टाइप से चल रही है, पैरेलल विथ ईच अदर। इफ स्पीड ऑफ कार B is 20 मीटर पर सेकेंड और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार B। अब ये थोड़ा सा अजीब है, A का वेलोसिटी दिया है, B का स्पीड दिया है, पूछा वेलोसिटी है।
तो अगर हमारे माइंड में यूनिट वेक्टर अच्छे से चल रहा है, देखिए अब कितनी जल्दी करेंगे। हमें पता है कि ये वेलोसिटी दिया हुआ है, राइट। वेलोसिटी वेक्टर लिखने का मेथड मैंने क्या बताया था कि मैं लिखना चाहता हूं सबसे पहले मैग्नीट्यूड उस दिए गए वेक्टर का, फिर मुझे चाहिए इस वेक्टर की डायरेक्शन, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये रहा। इसी टाइप से अब मैं आ रहा हूं कार बी के पास, तो कार बी का अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखूं तो सबसे पहले लिखना होगा मैग्नीट्यूड, फिर लिखना होगा इसका डायरेक्शन। अब जैसे ही आपके पास ये दो इक्वेशन सामने आएंगे, अब देखिए क्या बी का ए का मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, बिल्कुल, इस वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। अब क्या इसका डायरेक्शन निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे वी ए का डायरेक्शन लिखा, तो ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि फर्स्ट यू विल राइट कंप्लीट वेक्टर और उसके बाद लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन। तो ये कंप्लीट वेक्टर क्या है, ये है 8i कैप 6j कैप, इसका मैग्नीट्यूड देखिए अंडर रूट लगाओगे, 8 का स्क्वायर करोगे 64 और ये 36, यानी यहाँ से आएगा 10। तो जब इसको डिवाइड करोगे 8i कैप 6j कैप डिवाइड बाई 10, मैं इसमें 10 से डिवाइड कर लूँ, इसमें 10 से डिवाइड कर लूँ, मतलब ये होगा 4i कैप अपॉन 5 3j कैप अपॉन 5। तो यहाँ से देखिए ये आ गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए। मैंने इसको क्यों निकाला, मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ कार बी। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब है दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है। डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है मतलब इन दोनों का यूनिट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा। तो क्या मैं यहाँ से बी को हटा के ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बी बोथ आर सेम बिकॉज दे आर मूविंग इन पैरेलल। तो अगर ये सेम है तो v का वैल्यू कितना है, v होता है मैग्नीट्यूड, प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ये 20 है, तो यहाँ पर लिख दो 20। अब v यूनिट वेक्टर है जो कि a के इक्वल है, वो हमने ये निकाल दिया है। तो कितना है वो 4i प्लस 3j डिवाइड बाई 5, ऐसे 5 4 जा 20, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16i प्लस 12j कैप मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कार बी। इसमें यूज क्या हुआ है, इसमें सिर्फ ये यूज हुआ है कि ये दोनों पैरेलल थे जिससे यूनिट वेक्टर इक्वल हुए और हमने कर दिया। अब मान लो इसी प्रॉब्लम में मैं ये बोल देता कि दोनों कारें एंटी पैरेलल जा रही हैं, अब ये एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि अब इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन देखिए दोनों का अपोजिट हो गया, मतलब अब यहाँ पर आएगा माइनस का साइन। तो फाइनली चेंज क्या होगा, यहाँ पर भी आएगा माइनस का साइन, यानी ये जो कंप्लीट आंसर है ये कैसे लिखा जाएगा, अब ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 16i माइनस 12j। तो इस टाइप से आज का हमारा जो ये टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर, अब ये कंप्लीट हो गया। इसी टाइप से अगले वाले वीडियो में फिर एक इसी टाइप का छोटा सा कॉन्सेप्ट आऊंगा। थैंक यू।